चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग क्लास 10 का हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं साइंस का। क्योंकि इससे पहले हम लोग लगभग लगभग सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। लेकिन इस सब्जेक्टिव का ही है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो हम आपको बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग को बता दें, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को ये बता दें कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा से, जो अभी आगामी जो परीक्षा आप बोर्ड परीक्षा दीजिएगा उस परीक्षा में लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाती है। हम आप लोग को ये सभी क्वेश्चन जो है ये ऑफलाइन जो एग्जाम लिया जाता है उसका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बताते जा रहे हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि आप जो आगामी जो बोर्ड परीक्षा 2026 में दीजिएगा, झारखंड बोर्ड का जो भी छात्र होंगे या किसी अदर बोर्ड का भी होंगे, उस सबके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, और अगर आप इसको पढ़ लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सोल्व करके देखिएगा। हाँ, अगर आपको इस पर किसी दूसरे चीजों का भी वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा, हम आपको उस पर कोशिश करेंगे कि आपको उसमें बेहतर आप लोग को बता सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ 5 नंबर का, जो पहला क्वेश्चन जो 15 नंबर का जो नंबर का है क्वेश्चन, यानी ये 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 15 दिया हुआ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, उसके बाद प्रकृति पूछ रहा है और आकार पूछ रहा है। ये कौन सा चैप्टर से, तो हम लोग इसको जान रहे हैं कि ये जो है ये प्रकाश से दिया हुआ क्लास 10 का प्रकाश जो लाइट जो पढ़े होंगे उसमें, क्योंकि लेंस और दर्पण के बारे में पढ़े थे इसमें, तो उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन कितना नंबर का, 5 नंबर है। चलिए, जो छात्र नहीं जानते होंगे या जो जानते भी होंगे, इस क्वेश्चन को आप अपने स्तर से भी बनाइएगा, और जो नहीं जानते कि चलिए हम मुझको पूरा सोल्यूशन के साथ बता दें। क्वेश्चन जो है वो देखिए, चलिए दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ, वस्तु की ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है। लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसको हम लोग क्या करेंगे h या h डैश भी मान सकते हैं, h1 भी मान सकते, चलिए इसको हम लोग h1 मान लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या किए, h1 मान। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। जो जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f बराबर दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी f बराबर कितना दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है प्रतिबिंब की, ये जो रखा वस्तु जो रखा जाता है दर्पण के सामने, वो कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वस्तु का दूरी दिया हुआ है, वस्तु का दूरी है ना, वस्तु का दूरी कितना दिया, इसको हम लोग क्या चीज डिनोट करते हैं, यू से। कितना दिया हुआ, तो वस्तु का दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है इसमें, हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, और क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। इसमें हम लोग को फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यानी जिसको हम लोग बीम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं, बीम, बीम या वस्तु का दूरी यू दिया हुआ है। हम आप लोग को थोड़ा सा ये बता दें कि अगर आप लोग चिन्ह परिपाटी अगर जानते होंगे दर्पण में, तो हम आप लोग को बता दें कि चिन्ह परिपाटी जो होता है वो चिन्ह परिपाटी आप सबसे पहले समझ लीजिए। अब समझना क्या है इसमें चिन्ह परिपाटी दर्पण का, तो देख लीजिए। दर्पण का चिन्ह परिपाटी, सबसे पहले दर्पण का चिन्ह परिपाटी जो दिया वो समझिए। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक। जब तक आप लोग चिन्ह परिपाटी नहीं जानिएगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिएगा इसमें क्या होता है सो समझ लीजिए। इसमें जो वस्तु होता है, यानी इसमें सभी के सभी क्या होता है, माइनस में होता है। यानी अगर बोला जाए तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्तु का जो दूरी होता है, वस्तु की
दूरी, उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, हम लोग करते हैं यू से, ये होता है माइनस में। उसके बाद क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम लोग क्या चीज से, भी से, ए भी होता है माइनस में। और होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये भी क्या चीज में, ये होता है एफ, इसको क्या चीज, ये भी माइनस। इसका मतलब ये है कि अवतल दर्पण में सभी के सभी क्या होता है, सभी के सभी होता है माइनस में। और उत्तल दर्पण में अगर आप आ जाइएगा, देखिए इसी का, अगर उत्तल दर्पण में आ जाते हैं तो यू जो होता है माइनस में, इसमें भी जो होता है वो होता है प्लस में, और इसमें एफ जो होता है वो होता है प्लस में। अब इससे क्या समझ पा रहे हैं, इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि अवतल दर्पण में सभी के सभी होता है माइनस में, और उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी यानी यू जो होता है माइनस में, उसके बाद सब के सब क्या चीज में होता है, प्लस में होता है। अब बात यहां है कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या चीज से, इसको हम लोग H1 और इसको हम लोग H2, इसी तरह इसका भी H1 और H2। इसमें हम लोग प्लस माइनस दोनों दिखा देते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्लस माइनस के रूप में हम लोग इसको दिखाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो है ये प्लस माइनस के आधार पे काम करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई जो होता है उसकी प्रकृति जब देखेंगे कि माइनस में आता है कि प्लस में, वो तो हम लोग को स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको जो मेन है, ये आप लोग को ये तीनों जो है ये आप लोग को सही से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये तीनों ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत आसानी से आप इसका मैथमेटिक्स बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो फिर से समझ लीजिए कि सभी के सभी अवतल दर्पण में सभी के सभी होता है माइनस में, उत्तल दर्पण में सिर्फ यू होता है माइनस में, उसके बाद सब के सब क्या चीज में होता है, प्लस में। भी होता है प्लस में और एफ भी होता है। भी का मतलब क्या, यानी प्रतिबिंब की दूरी, और एफ का मतलब फोकस दूरी, ये दोनों क्या होता है, प्लस में होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको समझिएगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, देखा वस्तु की दूरी तो H1 हम लोग मान लिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकस दूरी दिया हुआ, और बीम यानी वस्तु की दूरी 25। इसमें प्रतिबिंब का दूरी नहीं दिया हुआ है। हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी हम लोग को निकालना है, भी निकालना, भी नहीं दिया हुआ। और उसके बाद क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हम लोग को निकालना, यानी H2 ये निकालना है, ये भी नहीं दिया हुआ। अब अभी हम आप लोग को बताएं कि ये अवतल दर्पण जब है तो अवतल दर्पण में सभी क्या होता है, माइनस में होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार में ये भी माइनस में रहेगा, ये भी मेरा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। दोनों माइनस में दिखा दिए, क्योंकि परिपाटी हम लोग फॉर्मूला ही बताता है। अब हम लोग दर्पण सूत्र का उपयोग करके क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। अब दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं, तो दर्पण सूत्र क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दर्पण सूत्र द्वारा, क्योंकि हम लोग दर्पण सूत्र द्वारा ही बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है दर्पण फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएं। तो 1/v का मान तो दिया नहीं, तो v ही रहेगा, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया, u का मान देख रहे होंगे -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, -25 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे। तो 1/-25 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर हम लोग लास्ट में लिखेंगे, है ना, अभी 25 लिख दिया। उसके 1/f, f का मान कितना दिया, -10 दिया हुआ, तो हम लोग लिखेंगे 1/-10 यानी 10, ठीक। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि ये माइनस में, ध्यान दीजिए, या तो आप ऐसे बोल देते ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 बराबर 1/-10, यही होगा। ये इसको हम लोग बराबर के ए साइड जाएंगे। अगर हम लोग बराबर के ए साइड लेके आते हैं तो माइनस में इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप मैथ बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे 1/-10, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे 1/25, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ बना देते हैं भिन्न का जोड़ बना देते हैं। अब बताइए 10 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, तो आप समझ लीजिए कितना निकलेगा, 50 निकलेगा, ठीक है ना, 50 निकलेगा।
अब इसमें क्या है कि 10 के पहाड़ में 50 कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ लिखेंगे -5, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ, ये माइनस नीचे रहे ऊपर रहे, बात एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस, और 25 के पहाड़ा में 50 कितना बार में, तो ये आ जाएगा मेरा 2 बार में। अब हम लोग लिखेंगे 1/v बराबर, ठीक, 1/v बराबर। अब 50 5 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 3, यहां से हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर था इसलिए हम लोग यहाँ सेंटीमीटर दिखा देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें और इसमें गुना होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं v इंटू -3 बराबर, इसको इसमें गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। हम लोग को v का मान चाहिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो डिवाइड गुना में इधर हो जाएगा भागा में, तो 50 बटा हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग भागा दे देंगे। अगर इसको हम लोग भागा देते हैं तो भागा देने पर इसका मान क्या आएगा, भागा देके देखिए, तो भागा अगर हम लोग देते हैं, जैसे देखिए आप लोग क्या कीजिए करेंगे, हम लोग 3 से भागा देंगे 50 में, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले 1 बार में लग जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 0। अब कितना बार में, 6 बार में 6 या 18। फिर हम लोग यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट देंगे, इस पॉइंट के बदले 0 दे देंगे, फिर 6 बार में कितना 18, उसके बाद फिर 2 बचेगा, यानी इस तरह से करके अंक क्या होगा, बार बार 6 6 6 2 बचते जाएगा, बार बार, तो हर बार 6 6 6 आएगा। तो हम लोग उससे अच्छा क्या है कि पॉइंट के बाद हम लोग मिनिमम 2 अंक तक जाते हैं, तो उस अंक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, एक अंक को बढ़ा के लिखेंगे, तो 6 फिर आएगा, फिर 6 आएगा, तो वो जो 6 जो अब लिखने वाले हैं उसके जवाब पर हम लोग एक अंक बढ़ा के कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका आंसर कितना आ गया, v बराबर मेरे पास आ गया, कितना आ गया, तो v बराबर आ गया 16.67 सेंटीमीटर, और ये क्या चीज में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। ये हो गया, अब ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना, अब हम लोग को निकालना है इसमें हम लोगों को जो निकालना है वो अब निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, अब है ना, ऐसे लिखेंगे h1 बाय, लिखेंगे h1 नहीं h2 बाय h1, ठीक है, बराबर हम लोग लिखेंगे v बाय क्या लिखेंगे, u। अब ध्यान में रखिए v बाय u जो होता है, इसमें आप लोग बताइए इसका माइनस में होता है प्लस में फार्मूला, तो होता है माइनस में, क्या चीज में होता है, माइनस में, यही फार्मूला होता है। आवर्धन बराबर आप लोग पढ़ेंगे, उसमें ये फार्मूला आप लोग को जानकारी होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सो देखिएगा, h2 का मान हम लोग को निकाला, तो h2 नहीं दिया क्योंकि h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। h1 का मान कितना दिया हुआ, h1 के मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर हम लोग लास्ट में लिखेंगे, है ना। उसका माइनस v का मान कितना देगा, 16.67। तो हम इससे पहले ये अंक को ले लेते, इसको ले लेते, कितना ले लेते हैं 50/3, अरे क्या चीज में, माइनस में, बाय, उसके बाद u का मान कितना दिया हुआ, तो u का मान आप देख रहे होंगे, तो u का मान कितना दिया हुआ, तो u का मान दिया हुआ है -25। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस में 25, चलिए यहाँ कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 25 के टेबल में ये 50 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग के पास जो बचा उसको लिखते हैं, क्या बचा हुआ है, इधर से बच गया है h2/5 बराबर, यहां से बच गया है 2, और आ जाएगा 3 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 3, इतना। अब इसको हम लोग इसमें, और इसको इधर क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं, तो ये इसमें होगा, तो होगा h2 इंटू 3, और इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना, लिख देते हैं। अब लिखेंगे h2 बराबर, ये क्योंकि गुना में है, इधर आ जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 10/3। अब इसको अगर भागा देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग भागा देते हैं h2 बराबर, तो हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर, 3 आते रहेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछा वो क्या पूछा है, हम लोग को क्वेश्चन में जो पूछा वो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु
है ना। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो इसका सभी के सभी आंसर आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल गया, और 16.67। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो क्योंकि इसमें जो मान निकला है वो माइनस में निकला है, इसीलिए इसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनता है वो लगभग लगभग क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, और प्रतिबिंब का आकार कितना है, आकार जो हम लोग को पूछा, तो आकार क्या प्रतिबिंब का आकार, तो आकार अभी हम लोग निकाले कितना, 3.33। हम लोग आंसर इस तरह से करके लिखेंगे। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति बोलिए या दूरी, तो क्या दिया हुआ है, यानी भी बराबर निकल गया, कितना निकल गया, निकला 16.67 सेंटीमीटर, इतना निकल गया। क्योंकि हम लोग आंसर जब लिखेंगे तो उसमें हम लोग माइनस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में सभी के सभी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में, तो इसलिए हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसलिए माइनस दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या पूछा था, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो है वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, उल्टा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को दिया है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई, है ना। यानी क्या है, h2 कितना निकाले, 3.33 सेंटीमीटर, यही, और यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ऐसे तो बोलिएगा तो आंसर मेरा ये है ना, हर एक आंसर मेरा ये दिया हुआ है, यही तो आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को क्या बोला, संतुलित। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, है ना। ये बोर्ड परीक्षा जो आगामी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए कि इसमें हम लोग संतुलित करने बोला है, तो इसमें क्या दिया, HNO3 प्लस CaOH का होल 2, तो इसमें क्या है, ये बन जाता है। तो इस साइड को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी एरो के इस साइड की तरफ को हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और एरो के पीछे वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। हम लोग को देखना है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, तो ये हम लोग को देखना है। चलिए हम लोग अब इसको क्या करते हैं, बारी बारी से इन सभी को संतुलित करना। अगर कोई संतुलित करने नहीं जानते हैं तो हम इसका वीडियो भी बनाए हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, तो इसके लिए वीडियो अपलोड किया गया, आप उसको आराम से देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग आप लोग को बताते हैं कि इसको संतुलित करना कैसे। चलिए पहला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख लिया, क्या लिखा है, HNO3 है ना प्लस CaOH का होल 2, उसके बाद CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। अब हम लोग इसको जो संतुलित करेंगे तो इसका हम तरीका बताए थे, जो मेरे चैनल पर इसका वीडियो बना हुआ है और डाला गया। चलिए लेकिन फिर भी इसको हम कोशिश करेंगे समझाने का। बनाने का सबसे बहुत आसान सा तरीका क्या है, तो समझिएगा। हम लोग सबसे पहले, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो दोनों तरफ का देखेंगे परमाणु संख्या जो दिया गया बराबर है, यानी दोनों तरफ हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। देखिए इस तरह समझो, इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इसमें देखिएगा 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन इसमें दिया हुआ है 1, तो हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, तो ऑक्सीजन इसमें दिया हुआ है 3, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं, इस तरह से हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। अब इसमें तो इसका कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले कैल्शियम है Ca, कितना दिया हुआ है 1, देखिएगा यहाँ कितना 1 है। ऑक्सीजन OH है, तो OH है, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि ये 2 जो लगा हुआ है बाहर में, ये हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा, ये ऑक्सीजन के लिए भी काम करता है, यानी गुना होगा। तो ये इसके साथ गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे O, इसके सामने क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे।
और हाइड्रोजन भी कितना है 2 है, क्योंकि होल पर लगा हुआ है, इसका मतलब 2 दोनों के लिए काम करता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पर भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से घेर दिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ए साइड का क्वेश्चन का। अब चलिए दोनों तरफ का देख लेते हैं। अब इधर का सबसे पहले इधर में हम लोग क्या करेंगे, इधर दिया हुआ है कैल्शियम Ca, इसका लिखेंगे कितना दिया हुआ है 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन कितना, तो क्योंकि ब्रैकेट देके लिखा हुआ होल 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है नाइट्रोजन के साथ भी गुना होगा, ये 2 जो ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे लगा हुआ है 3, है ना, तो 3 दूना कितना होगा 6, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन पर हम लगा देंगे 2, नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 6 है, हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन 6। चलिए इस ब्रैकेट में इसको हम लोग घेर दिए। बैलेंस करने का यही तरीका। हाँ, आपको ये एग्जाम में इस तरह से करके नहीं करना, अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो इसको रफ में करके आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए हो गया। अब हम लोग को करना क्या है इसमें, सो देखिएगा, अब हम लोग को दिया हुआ है H, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 दिया, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ का हम लोग तत्वों को क्या किए, लिख लिए। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने का तरीका क्या, देखिएगा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ जाते हैं बहुत आसान लगेगा। देखिए क्या करना है, तो देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन है 1, इधर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2, समझिएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ अब दोनों सब में मिला के देखिएगा, ऐसा नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन और भी गिनिएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, कितना है 2, तो 3 हो जाता है। लेकिन हम लोग को एक मूल चीज ढूंढना है कि क्या है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ 2, कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना 6 और एक कितना हो जाता है 7 हो जाता है। आप लोग तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को करना क्या है तो समझिएगा, किसी एक तत्व को पकड़ के चलना है, या तो आप हाइड्रोजन को लेके चलिए या नाइट्रोजन को लेके चलिए, है या तो ऑक्सीजन को लेके चलिए, किसी एक तत्व को लेके चलेंगे, मेरा ये आसानी से संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, तो समझा देते हैं। मान ना जाए कि हम लोग को हाइड्रोजन या नाइट्रोजन लेके चलते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1 है, और इस साइड में नाइट्रोजन कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके अनुरूप हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2। आप किसी भी एक तत्व को पकड़ के चलना है, कोई भी एक तत्व, ऐसा नहीं या तो हाइड्रोजन लेके चलिए, नाइट्रोजन लेके चलिए, ऑक्सीजन लेके चलिए, या तो ऑक्सीजन लेके चलिए, यहाँ कैल्शियम लेके चलिए, किसी ना किसी एक तत्व को लेके चलना। लेकिन कैल्शियम को लेके अब किसी के दिमाग में सर कैल्शियम लेके चलिए, कैल्शियम लेके इसलिए नहीं चलेंगे कि यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम कितना बता रहा है 1, तो ये दोनों को बराबर है, तो हम लोग इसको, लेकिन हम लोग इसको अगर हाइड्रोजन यहाँ 1 बता रहा था, हाइड्रोजन 2 बता रहा था, यहाँ नाइट्रोजन 1 बता रहे हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2 बता रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 3 बता रहे हैं, ऑक्सीजन कितना बता रहा है 6 बता रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन, ऐसा नहीं सब हम लोग मिला के देखना है। लेकिन किसी एक तत्व को लेके चलेंगे तो हम लोग का तुरंत यानी इतना जल्दी ये संतुलित हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे देखिए हम लोग नाइट्रोजन को लेके चलते हैं, हाइड्रोजन को लेके चले, तो नाइट्रोजन मेरा कितना है 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने 2 से हम लोग गुना कर देंगे। इसका मतलब ये समझिए कि इसका वाला 2 उठा के इस साइड ले आए, नाइट्रोजन के साथ गुना कर दे रहे, गुना कर दे रहे। अब इसको इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना सभी में होगा, तो 2 इसमें होगा 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें भी गुना होगा तो नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करें 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिएगा हम लोग मिला के देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाता है 6, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2 और नीचे दिया हुआ है 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना बता रहा है 2 ही बता रहा है। अब इसको 4 करना है तो बताइए कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग गुना करना पड़ेगा 2 से, कितना से 2 से। अब हम लोग इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और इसको इसमें गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा बैलेंस लगभग हो गया। अब देखिए क्या करना है, जो हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ, कितना हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन यहाँ कितना हो गया 2, क्योंकि अब इसका 1 नहीं, अब इसका वैल्यू ये हो जाएगा, तो नाइट्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6 और यहाँ 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन यहाँ से 6 और यहाँ ऑक्सीजन से कितना हो गया 2, 8 हो गया। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, इसका मतलब कि मेरा समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिएगा जिसमें फर्स्ट वाला है तो इसमें हम लोग कितना बैठा है, तो इसमें हम लोग जो लिखे वो कितना लिखे 2 लिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे, कितना लिखेंगे 2, यही बात है।
इसमें हम लोग पता है इसमें कुछ किया, कोई चेंजिंग नहीं की, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया तो इसमें नहीं लिखाएगा। इसमें हम लोग चेंजिंग किया नहीं, इसमें किसी भी तत्व से हम लोग किसी अंक से गुना किया नहीं किया तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसमें किया तो किसका लास्ट वाला, इसमें कितना से गुना किया 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे इसके सामने हम लोग लगा देंगे 2। तो ये इस तरह से क्या हुआ, समीकरण मेरा संतुलित हो गया। हम आपको इतना बारीकी से इसलिए बताएं कि जो छात्र नहीं जानते होंगे संतुलित करें, तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है। इस मेथड से अगर बनाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट बहुत आसानी से समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब दूसरा, तीसरा, चौथा लगभग सभी क्वेश्चन इसी मेथड से इसी तरह से अगर बनाइएगा सब बन जाएगा। लेकिन चलिए हम आपको संतुलित करके दिखाते हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, NaOH प्लस H2SO4 है ना, क्या है Na2SO4 प्लस H2O। चलिए इसको हम लोग तुरंत हम लोग संतुलित करते हैं। पहले बस वही रूल लगाना, हम लोग को यहाँ क्या करेंगे, सोडियम, तो सोडियम कितना दिया हुआ है, तो सोडियम है Na कितना है 1 है, क्योंकि सोडियम यहाँ देख रहे हैं 1 ही दिया हुआ है ना। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला बॉक्स के अंदर में हम लोग बनाते हैं। ठीक, अब इस तत्व को लिखना यानी इस सूत्र को लिखना, इस सूत्र को इसी के नीचे लिख दें, या चाहेंगे तो हम लोग इसी के नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन वहां कितना दिया हुआ, तो हाइड्रोजन देख रहे होंगे आप लोग, हाइड्रोजन उसमें 2 दिया हुआ। सल्फर कितना नहीं, एस कितना दिया हुआ, तो एस दिया हुआ है 1। ठीक, ओ कितना, ऑक्सीजन कितना 4, हम लोग लिखेंगे ओ के नीचे कितना लगा देंगे, यानी इसके 4 लगा देंगे। ये चलिए ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग ए साइड आ जाते हैं। अब इधर देखेंगे तो इधर में क्या है, इधर सोडियम Na कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, उसमें दिया हुआ सल्फर यानी एस, एस कितना दिया हुआ, एस भी इसमें कितना है 1 दिया हुआ। उसके बाद ओ, तो ओ कितना है यानी ऑक्सीजन कितना है 4 है। चलिए ठीक है, उसके बाद H कितना है 2 और O कितना दिया हुआ इसमें 1 दिया हुआ। देखिए संतुलित करने का बार बार सिखा, अगर संतुलित कभी भी समीकरण को करते हैं तो किसी एक तत्व को लेकर चलना, किसी एक भी तत्व को लेकर चलेंगे, मेरा समीकरण सारे के सारे बहुत आसानी से संतुलित हो जाएगा। जैसे देखिए अभी फर्स्ट में ही पता कर लीजिए, सोडियम यानी Na यहाँ 1 है, यहाँ इसमें इस साइड में सोडियम कितना है Na कितना है 2। अब उसके नीचे भी देखना ही नहीं, आप एक इसको देख लिए, समझिए कि आप पहले इसी के पैटर्न पर चलेंगे हम। तो सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम कितना दिया 2, तो हम लोग क्या करें, इसका जो 2 है तो इसमें लाके हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही सोच के चलिए। ठीक है, अब इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 से 2 गुना होगा 2 होगा, 2 से 1 गुना होगा 2 होगा, 2 को 1 से गुना 2 होगा, यही बात हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले सोडियम यहाँ 2, सोडियम यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2, और ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है कितना 4, 2 और 4 कितना हो गया 6। अब हम लोग यहाँ मिलाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो होता है 5। अभी हम लोग इसी पर भी छोड़ देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन एक और 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन और है ही नहीं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन मिला दीजिए कितना होगा 4, और यहाँ बता रहा है 2। अब देखिएगा एक तत्व यहाँ से पकड़े, अब हम लोग को अभी समझ में आ रहा है कि इस तत्व से, तो चलिए इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन इससे 2 और 2 कितना हो जाए 4, यहाँ कितना बता रहा है 2 बता रहा है, तो इसको 4 करना है। 4 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इतना जब हो गया, अब हम लोग फिर से दोबारा मिलाते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ से 2 6, चलिए हो गया। हाइड्रोजन यहाँ से 2 और हाइड्रोजन यहाँ से 2 और 2 कितना हो गया 4, हाइड्रोजन यहाँ से हो गया 4। सल्फर 1, सल्फर 1, इसका मतलब सभी के सभी क्या हो गया बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब हम लोग जब संतुलित हो गया तब हम लोग क्या करें, जिसमें जिसमें हम लोग जो अंक से गुना किए उसको लिख देंगे। हम लोग क्या किए, फर्स्ट वाला में कितना गुना किए 2, तो ये फर्स्ट वाला में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला में किए, इसमें नहीं किया नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला में किए नहीं किया नहीं करेंगे। फोर्थ वाला में फिर कितना किए 2 से किए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 2 से हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 लगा देंगे। अब इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये समीकरण मेरा संतुलित हो। देखिए कितना आसान है, अगर आप सही तरीके से अगर समझ पा रहे होंगे तो समझिए इस सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे संतुलित करते हैं। तो लिखा हुआ है H2N2 और लिखा है NH3, यानी हाइड्रोजन दिया हुआ और नाइट्रोजन दिया हुआ है ना, तो ये क्या बन जाता है अमोनिया बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ।
हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग संतुलित करेंगे। तो क्योंकि सिंगल सिंगल है, बहुत आसानी से संतुलित हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। कितना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिया हुआ है 2, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा 3 दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब देखिए हम आप लोग को ये बताएं कि इसमें से इस तरह क्वेश्चन कोई भी संतुलित करने वाला क्वेश्चन हो, मेरा बात अगर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी एक तत्व लेके चलना, या तो हाइड्रोजन लेके चलिए, नाइट्रोजन लेके चलिए, चाहे इस साइड से लेके चलना, चाहे इस साइड से लेके चलना, आपका समीकरण तुरंत संतुलित हो जाएगा। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है। सबसे पहले ये 2 है, ये 3 है, तो मैच कर ही नहीं रहा है, संतुलित तो है नहीं। यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ये भी तो नहीं मिल रहा है। या तो आप हाइड्रोजन को लेके चलिए या तो नाइट्रोजन को लेके चलिए, ऐसा कर सकते हैं। अब बोलिएगा कैसे, तो अब अभी हम चलिए नाइट्रोजन से लेके चलते हैं। अब हाइड्रोजन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना बता रहा है, 1 बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। अगर इससे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो बताइए अब इसको भी 6 करना पड़ेगा, तो 6 करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर, अगर इसको 3 से गुना कर, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग सब मिला दें, हाइड्रोजन 6 तो हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब जिस जिस में जितना से गुना किए वहां हम लोग उसको लिख देंगे। फर्स्ट में हम लोग 3 से गुना किए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, है ना। उसके बाद क्या है, हम लोग इसमें कितना से गुना किए, 2 से, तो इसके सामने कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस तरह से समीकरण क्या हो गया, मेरा संतुलित हो गया, ये आंसर हो गया। परीक्षा में आपको ये सब चीजें नहीं करना, ये भी बता देते हैं। अब ऐसा नहीं कि परीक्षा के में आप लोग इस तरह से करके बनाना है। हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा हम लोग को करके बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग को समीकरण को सिर्फ करना क्या, संतुलित करने बोला है। हम लोग सीधा संतुलित करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक और समीकरण लिख लीजिएगा नीचे, और उस समीकरण को क्या करके दिखाना है, संतुलित करके दिखा देना है, संतुलित कर देना, कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको सभी से सभी क्वेश्चन से आपको क्या है कि एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन दिया, इसका मतलब अगर सभी सब बना देते हैं तो आपको फुल के फुल 5 नंबर मिल जाएगा, और बहुत ही आसान सा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसी का देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सो देखिए 4th में लिखा है H2S प्लस O2, लिखा है H2O प्लस SO2, ये दिया हुआ। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने का तरीका तो आप समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं उनके लिए हम ये बार बार रिपीट करके बता रहे हैं कि उसको कहीं दिक्कत ना हो। देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगा दी, सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है लेकिन इसके साथ कितना है, 2 है, तो हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सल्फर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ, तो ऑक्सीजन दिया हुआ है 2, तो हम लोग 2 इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग संतुलित करेंगे, है ना। अब संतुलित करने का सबसे आसान सा प्रोसेस क्या हम आप लोग को बताएं, इसमें किसी भी एक तत्व को लेके हम लोग चलेंगे, कोई भी एक तत्व, हाइड्रोजन को, सल्फर को, ऑक्सीजन को, तो ये अपने आप हम लोग को समझ में आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, संतुलित कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, चलिए ये तो बराबर है। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ 1 है, चलिए ये भी हो गया बराबर। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना बता रहा है, ऑक्सीजन यहाँ बता रहा है मेरा कितना, यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ बता रहा है 2, है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसमें कोई भी तत्व को, अब ऐसा नहीं कि सर इसमें कोई भी तत्व समझ में नहीं आया हम लोग का, अब हम लोग को इसमें कुछ ऐसा सोचना है जो इस साइड का और इस साइड का दोनों तरफ का मान क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना है, यानी तत्वों का जो परमाणु संख्या बैलेंस हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग को लेके चलना है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। पहले ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ सल्फर हो गया 2 और यहाँ सल्फर कितना है, 1, तो इसमें भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाता है आपका हो जा ये हम लोग के पास हो जाता है 2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन जो है मेरा 4 हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन कितना बता रहा है 2, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से इसमें गुना करता है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग मिला के देखते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 और 2 हो जाता है 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना बता रहा है 2 ही बता। इसको 6 करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से। अगर 3 से गुना करते तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। देखिए उन सब सारे क्वेश्चन जो पढ़े उससे थोड़ा सा हटके है, ऐसा नहीं, लेकिन अब अगर आप इसको सही से बैलेंस करने जानते होंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा हम बार बार बता रहे कोई एक तत्व लेके चलना है, तो इसमें जब देखते हैं तो लगता है सब तो उसी तरह के, हाइड्रोजन यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 था, सल्फर यहाँ 1 था सल्फर यहाँ 1, लेकिन ऑक्सीजन में अंतर था, ऑक्सीजन यहाँ 3 था और यहाँ ऑक्सीजन 2 था। अब 3 और 2 तो आप कभी कभी नहीं समझिएगा, तो ऐसा सोचिए इसका लाभ 3 उठा के इसमें गुना कर दिए और इसका लाभ इसमें गुना कर दिए। अब जब यहां से गुना करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो सब जगह बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरह भी सोच के चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को बैलेंस कर दिए। अब जिसमें जिसमें जितना लगा वो क्या करेंगे हम लोग लगा देंगे। फर्स्ट वाला में कितना कितना से कितना लिखे 2, तो हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे। उसके बाद इसमें कितना 3, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3 लगा देंगे, है ना। इसमें कितना 2, तो यहाँ 2 हो गया, और इसमें कितना, इसमें भी 2। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे क्या दिया हुआ, K प्लस H2O, KOH प्लस H2 ये दिया हुआ। चलिए इसको भी हम लोग संतुलित कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है सबसे पहले K कितना है 1, यानी पोटेशियम मेरा 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना। चलिए ठीक, इधर से आ जाते हैं, पोटेशियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और इधर से हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ऐसा करके मिला के सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है ना, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो इस तरह से हो जाता है 3। हम ऐसा सोच के चलते कि हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो हम लोग इसको 2 कर देते हैं। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना 2 से गुना, अगर 2 से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पोटेशियम कितना हो गया 2, तो पोटेशियम यहाँ कितना बता रहा है 1, तो हम लोग क्या करें, इसको इसमें 2 से भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया कितना है, यहाँ ऑक्सीजन है 1, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, और इधर ऑक्सीजन हो गया 2, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 2 से गुना करना। अगर 2 से गुना हाइड्रोजन 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये बैलेंस हुआ। अब देखिए जोड़ के, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन हो गया 2, तो ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 और यहाँ से 2 कितना हो गया 4, तो 4 हो गया, इसका मतलब संतुलित हो गया। अब हम लोग संतुलित हो गया, तो जिसमें जिसमें हम लोग जितना गुना किए उनको क्या करें लिखेंगे। फर्स्ट में हम लोग 2 से गुना किए तो यहाँ 2 लगा देंगे, सेकेंड वाला में भी 2 से किया तो इसमें भी हम लोग 2 लगा देंगे, इसमें 3 पद तीसरा में हम लोग 2 से किए तो 2 लगा देंगे, लास्ट वाला में किसी से मल्टीप्लाई नहीं था लगा। इस तरह से मेरा ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। जिन छात्रों को समझ में अगर नहीं आया होगा अच्छा से, आप 1 से 2 बार अगर इस समीकरण को आप संतुलित करते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कभी दोबारा भूलिएगा नहीं, 1 से 2 बार इस तरह से बना के देखिए, आपको सारे के सारे समीकरण बहुत आसानी से बना दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहला में संचारण और विकृत गंधीयता, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, संचारण किसको बोलते हैं, तो आप लोग को बता दें, संचारण का मतलब होता है कि धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को, परिभाषा बता रहे हैं आप लोग को, धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, धातु, अब जैसे धातुओं में जंग लग जाता है, अब आप लोग जानते होंगे धातुओं में जंग लगने का, जिससे कहने का मतलब क्या, लोहे पर जंग लग जाना, चांदी के ऊपर में काली परत चढ़ जाना, ये भी एक तरह का संचारण ही है ना। तांबे पर हरे रंग का परत चढ़ जाना, कॉपर के ऊपर में क्या होता है, हरा रंग का परत चढ़ जाता है, ये भी क्या है, संचारण है। तो इस संचारण का ये एग्जाम्पल है। लेकिन हम लोग को क्या बोलता है, एक एक उदाहरण मांगना, तो एक उदाहरण कोई भी दे सकते हैं, लोहे पे जंग लग जाना, या तो चांदी के ऊपरी सतह पर काली परत चढ़ जाना,
है ना, या काला पड़ जाना चांदी, या तो तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, ये भी क्या है, ये भी संक्षारण है। अब विकृत गंधिता किसको बोलते हैं? तो विकृत गंधिता बोलते हैं किसको? जब किसी वसा युक्त या तेल पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ा जाता है तो उसका स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे ब्रेड का खराब हो जाना, पाव रोटी का खराब हो जाना, केक का खराब हो जाना, और भी चीजें, जितने भी तरह का खाने वाला सामान है, अगर उसको लंबे समय तक हम लोग छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद, रंग, गंध सब बदल जाता है। और जब ऐसे बदलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। आप ऐसा समझ सकते हैं कि खराब होने वाला चीज ही विकृत गंधिता है, जो जो खराब हो जाता है। अब खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस प्रभावित कर देते हैं, जो कि हम पिछला वीडियो में बताएं। नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। इसीलिए चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन गैस प्रभावित कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, खाने वाला जो सामग्री होता है वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है, कुरकुरा बना रहता है, कड़क बना रहता है, और उसका स्वाद बना हुआ रहता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस उसमें क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। ऑक्सीजन गैस उससे निकालकर उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका डिफिनेशन वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के लिखना है। तो संक्षारण का परिभाषा क्या लिखे, धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। हम लोग को एक एग्जाम्पल पूछा था, हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। आप लोग इसमें जो उपयुक्त लगेगा वो एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा। क्या है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या होता है, जंग, भूरा कलर का एक जंग लग जाता है ना, जो गांव के भाषा में बोलते हैं चितिया जाना, यानी उस पर जंग लग जाता है। दूसरा में क्या है, चांदी का काला पड़ जाना। चांदी जो होता है काला हो जाता है धीरे धीरे, अगर लंबे समय तक वायु के संपर्क में आता है चांदी, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके ऊपर में एक काली परत चढ़ जाता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण ही बोला जाता है। तांबे पर हरे रंग की परत जमना। तांबा जो होता है, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं ना, उसके ऊपर में क्या होता है कि वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, तो धीरे 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 उसका परत क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, हरी कलर का हो जाता है, उसके ऊपर में हरी रंग का एक परत जम जाता है। इसीलिए उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण ही बोला जाता है। ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आपको जो लगे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को अगला क्या बोला था, विकृत गंधिता बोला था। विकृत गंधिता मतलब अभी हम आपको पहले ही समझा दी, लेकिन परिभाषा में समझा है। परिभाषा में हम लोग क्या लिखे, तेल एवं वसा युक्त, है ना, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यहाँ खाद्य ना लिखे, खाद्य पदार्थ लिखे, या पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं। क्या होता है, लंबे समय तक तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होता है वो उपचयित होकर, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या करता है, अपना स्वाद और गंध को क्या करता है, बदल लेता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे केक का खराब हो जाना, यानी केक अगर लंबे समय तक हम लोग रखते हैं तो केक क्या होता है, खट्टा हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। ब्रेड में भी इसी तरह होता है। अब देखिएगा, ब्रेड जो लेने जाते हैं दुकान में, तो एक दिन के बाद दूसरा दिन अगर उस ब्रेड को ले लीजिएगा तो उसके ऊपर में सफेद कलर का लार जैसा झाग बन जाता है, तो उसका पहचान क्या है कि ब्रेड क्या होता है, खराब हो जाता है। कभी कभी आप ब्रेड लंबे समय के बाद खाते हैं, लेते हैं लंबे समय वाला ब्रेड, तो आपको उसका स्वाद कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। समोसे का खराब हो जाना, अगर समोसे को अगर लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो समोसा का स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। किसी किसी समोसे में क्या होता है, फुफंद आ जाता है, ब्रेड में क्या होता है, फुफंद हो जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी खराब होने का लक्षण है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन 17 नंबर कंप्लीट हो गया। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं और सभी के सभी क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।